हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स। अपन रूरल गवर्नमेंट्स इन राजस्थान स्टार्ट करेंगे। जो माइनर सब्जेक्ट है आपका, ये पेपर कोड होगा। इसमें यूनिट 1 है स्थानीय शासन, लोकल लोकल गवर्नेंस। दो टॉपिक हैं यूनिट 1 में। पहला टॉपिक है स्थानीय शासन का अर्थ, प्रकृति, महत्व और विचारधाराएं। दूसरा टॉपिक है स्थानीय शासन में सुशासन की पहल। अब ये देख लेते हैं यूनिट 1 का पहला टॉपिक देख लेते हैं। स्थानीय शासन का अर्थ, उसकी प्रकृति, उसके महत्व और विचारधाराएं। पहले देख लेते हैं स्थानीय शासन का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ लोकल गवर्नेंस। स्थानीय शासन का तात्पर्य ग्राम, कस्बों और नगरों में शासन प्रणाली से है, जिसमें स्थानीय प्रशासनिक निकायों, पंचायतें, नगर पालिकाओं के माध्यम से शासन किया जाता है। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना है और प्रशासन को जनता के करीब लाना है। इसमें विकेंद्रीकरण का सिद्धांत लागू होता है, जिससे निर्णय लेने की शक्ति स्थानीय संस्थाओं को मिलती है। दूसरा है स्थानीय शासन की प्रकृति। अर्थ देख लिया, अब इसकी प्रकृति देखते हैं। स्थानीय शासन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विकेंद्रीकरण, निर्णय लेने की शक्ति केंद्र और राज्य सरकार से हटाकर स्थानीय निकायों को दी जाती है। प्रतिनिधित्व, इसमें चुने हुए प्रतिनिधि यानी सरपंच, पार्षद शासन का संचालन करते हैं। लोक भागीदारी, जनता को सीधे निर्णय लेने में भाग लेने का अवसर मिलता है। चौथा है सीमित क्षेत्राधिकार। स्थानीय शासन केवल स्थानीय मुद्दों जैसे जल आपूर्ति, सफाई, सड़कें, स्थानीय स्वास्थ्य सेवाएं आदि तक सीमित होता है। स्वायत्तता, स्वायत्तता, कुछ हद तक स्थानीय निकाय स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, लेकिन राज्य सरकार की देखरेख में कार्य करते हैं। अब है स्थानीय शासन का महत्व। उसकी प्रकृति देख ली, विशेषता देख ली, अब इसका महत्व देख लेते हैं। ये आम जनता की समस्याओं को समझकर स्थानीय स्तर पर समाधान प्रदान करता है, लोकतंत्र को मजबूत करता है। स्थानीय निकायों के माध्यम से आम लोग भी निर्णय की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। विकास कार्य को गति मिलती है। गांव और शहरों के विकास के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं। न्याय और प्रशासन तक पहुंच आसान हो जाती है। लोगों को शिकायत करने और न्याय पाने के लिए राज्य सरकार के पास नहीं जाना पड़ता। स्थानीय संसाधनों को बेहतर उपयोग, पंचायतें और नगर पालिकाएं अपने क्षेत्र के संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करते हैं। गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस को बढ़ावा मिलता है। पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। अब चौथा है स्थानीय शासन की विचारधाराएं। स्थानीय शासन को लेकर विभिन्न विचारकों ने अलग अलग मत दिए हैं, जिनमें पहला महात्मा गांधी को देखते हैं। महात्मा गांधी का क्या विचार था स्थानीय स्वशासन को लेकर? उन्होंने ग्राम स्वराज का विचार दिया, जिसमें ग्राम पंचायतों को स्वायत्त इकाई के रूप में विकसित करने की बात कही। दूसरे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने स्थानीय शासन को संवैधानिक सुरक्षा देने की बात कही और यह सुनिश्चित किया कि पंचायतों में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले। भाई लॉर्ड रिपन ने क्या कहा? लॉर्ड रिपन 1882 में स्थानीय स्वशासन का जनक कहे जाने वाले लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी। अब देख लेते हैं 73वां संविधान संशोधन, यानी 73वां संविधान संशोधन 1992। इस संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसे अधिक अधिकार मिले। अब इन सब का निष्कर्ष देखते हैं। कंक्लूजन, स्थानीय स्वशासन एक प्रणाली है जो जनता को प्रशासन से जोड़ती है, स्थानीय विकास को बढ़ावा देती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाती है।
भारत में पंचायत राज प्रणाली और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से यह प्रणाली कार्यरत है। अब यूनिट 1 का दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, स्थानीय शासन में सुशासन की पहल। सुशासन का अर्थ पारदर्शी, उत्तरदायी, जनहितैषी और प्रभावी प्रशासन से है। भारत में स्थानीय शासन को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं ताकि पंचायतों और नगरपालिकाओं की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और जवाबदेही प्रभावी हो सके। सुशासन के प्रमुख सिद्धांत। स्थानीय शासन में सुशासन को लागू करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं। पहला है पारदर्शिता का सिद्धांत। सरकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी जनता को उपलब्ध कराई जाती है। जवाबदेही। चुने हुए प्रतिनिधियों और अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। जनभागीदारी। पंचायतों और नगरपालिकाओं के कार्यों में जनता की सीधी भागीदारी होती है। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। सभी नागरिकों के समान नियम और न्याय प्रणाली लागू होती है। इन सभी पर कानून नियम लागू होते हैं समान रूप से। प्रभावशीलता और दक्षता। संसाधनों का उचित उपयोग करके सेवाएं प्रदान की जाती हैं। दूसरा टॉपिक है स्थानीय शासन में सुशासन के लिए प्रमुख सरकारी पहल, जिनमें पहला है पंचायत स्तर पर सुशासन की पहल। इसमें भी पहला है ई पंचायत मिशन। पंचायतों को डिजिटल बनाया गया ताकि सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हों। ग्राम सभा की बैठकों, बजट और योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती है। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान। पंचायतों को अधिक शक्तियां और संसाधन दिए गए। पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता बढ़ाई गई। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए। गांवों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों को जिम्मेदार बनाया गया। शौचालय निर्माण और स्वच्छता अभियान पंचायतों के माध्यम से चलाए गए। माई विलेज माई प्लान MVP योजना। प्रत्येक गांव के लिए 5 साल का विकास योजना बनाने का प्रावधान। पंचायतें और ग्राम सभाएं इसमें भाग लेकर अपने गांव के विकास की योजनाएं बनाती हैं। इसका बी पार्ट है नगरपालिका स्तर पर सुशासन की पहल। स्मार्ट सिटी मिशन। शहरों को स्मार्ट और डिजिटल बनाने के लिए नगरपालिकाओं को तकनीकी और वित्तीय सहायता दी गई। ऑनलाइन सेवाएं, आधुनिक यातायात व्यवस्था, साफ सफाई और जल प्रबंधन पर ध्यान दिया गया। ई गवर्नेंस। नगरपालिकाओं को ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा गया ताकि नागरिक घर बैठे सेवाएं प्राप्त कर सकें। संपत्ति कर भुगतान, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, शिकायत निवारण की ऑनलाइन सुविधा। फोर्थ है अमृत योजना। नगरपालिकाओं को बुनियादी सेवाएं जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज और हरित क्षेत्र विकसित करने के लिए सहायता दी जाती है इस योजना के माध्यम से। सुशासन में नागरिकों की भूमिका। ग्राम सभाओं और नगर सभाओं में भाग लेना, शासन की योजनाओं और नीतियों की निगरानी करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज कराना और सुझाव देना, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना और उनकी जानकारी फैलाना। ये हमारे कर्तव्य हैं सुशासन के लिए, यानी गुड गवर्नेंस के लिए। निष्कर्ष या कंक्लूजन। स्थानीय शासन में सुशासन की पहल से प्रशासन पारदर्शी, प्रभावी और जनता के अनुकूल बना रहता है। डिजिटल तकनीकी, ई गवर्नेंस और जन भागीदारी के माध्यम से पंचायतों और नगरपालिकाओं को अधिक उत्तरदायी और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। इससे गांव और शहरों का समग्र विकास संभव हो पा रहा है।
देखिए स्टूडेंट, समय के अभाव के कारण बहुत सी क्लासेज अपनी नहीं हो पा रही हैं, लेकिन अपन जो अगला सेमेस्टर होगा उसमें सभी मेजर माइनर सब्जेक्ट को कवर करवाएंगे, पूरी क्लास आएंगी। अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसे करके अपना यूनिट 1 तो कंप्लीट हो गया। अब यूनिट 2 में कौन सा टॉपिक है, तो यूनिट 2 में पंचायत राज प्रणाली है। इसका पहला टॉपिक है पंचायत राज प्रणाली की उत्पत्ति, अर्थ और संवैधानिक प्रावधान। दूसरा टॉपिक है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। और तीसरा टॉपिक है पंचायत राज की प्रगति रिपोर्ट। चलो एक एक करके सभी टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक देख लेते हैं, पंचायती राज प्रणाली की उत्पत्ति, इसका अर्थ और संवैधानिक प्रावधान। पंचायती राज प्रणाली की उत्पत्ति। भारत में पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल से गांवों में स्वशासन की व्यवस्था रही है। प्राचीन काल में पंचायती राज व्यवस्था देखते हैं। वैदिक काल में गांव का प्रशासन सभा और समिति के माध्यम से होता था। इन प्राचीन काल में सभा और समिति होती थी जो पंचायती राज व्यवस्था देखती थी, वहाँ का शासन संभालती थी। महाभारत और मनुस्मृति में पंचायतों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में देख लिया, अब मध्यकाल में देखेंगे। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में भी पंचायतें कार्य करती थी, लेकिन इनका प्रभाव कम हो गया था। अब देखते हैं ब्रिटिश काल में। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया, जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1909, 1919 और 1935 के अधिनियमों में स्थानीय निकाय को कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन असली लोकतांत्रिक पंचायत प्रणाली नहीं बनी। स्वतंत्रता के बाद पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए, जिनमें पहला देख लेते हैं अपन 1957 की बलवंत राय मेहता की समिति। इसने 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की। 1959 में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत राज लागू हुआ। 1978 की अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की। जिला परिषद को अधिक शक्तियां देने का सुझाव दिया। यानी कि अलग अलग समितियां जो अपनी सिफारिश पेश कर रही हैं। 1992 का 73वां संविधान संशोधन। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। पंचायत चुनाव अनिवार्य कर दिए गए। महिलाओं और पिछड़े वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था की गई। पंचायत राज प्रणाली का अर्थ। पंचायती राज प्रणाली एक स्थानीय स्वशासन प्रणाली है जिसमें गांव के विकास और प्रशासन के लिए स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद को अधिकार दिए गए हैं। इसमें नीचे से ऊपर तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य को पंचायतों के माध्यम से किया जाता है। यह लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण की सबसे अच्छी प्रणाली मानी जाती है। पंचायत राज प्रणाली के संवैधानिक प्रावधान। 1992 में 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद पंचायत राज प्रणाली को संविधान में जगह मिली। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला प्रावधान है संविधान में पंचायत राज से संबंधित अनुच्छेद। इसमें है अनुच्छेद 40। राज्य सरकार को पंचायतों को संगठित करने और उन्हें अधिकार देने का निर्देश दिया गया। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायतों की संरचना, शक्तियां और कार्य को निर्धारित करता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रमुख प्रावधान। 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली, जिसमें पहला है ग्राम पंचायत यानी गांव स्तर पर, पंचायत समिति यानी ब्लॉक स्तर पर, जिला परिषद यानी जिला स्तर पर।
दूसरा है प्रत्यक्ष चुनाव। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का सीधा चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। तीसरा है आरक्षण यानी रिजर्वेशन। महिलाओं, अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। कार्यकाल यानी टेन्योर। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पांचवा है राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। प्रत्येक राज्य को पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए वित्तीय आयोग का गठन करना अनिवार्य किया गया। ग्राम सभा, गांव की सभी वयस्क जनता को ग्राम सभा में शामिल किया गया, जो पंचायतों की कार्यप्रणाली की निगरानी करती है। सातवां है योजना निर्माण। पंचायतों को ग्रामीण विकास की योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार दिया गया। निष्कर्ष या कंक्लूजन, पंचायत राज प्रणाली भारत में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए बनाई गई एक प्रभावी व्यवस्था है। 73वें संविधान संशोधन के बाद यह प्रणाली संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हो गई, जिससे गांवों के विकास और लोकतंत्र की जड़ मजबूत हुई। ये मैंने कुछ संविधान के अनुच्छेद लिखे हैं 243 से 243 ओ, जिसमें पहला देख लेते हैं अनुच्छेद 243। इसमें पंचायत की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 बी ये पंचायतों का गठन के बारे में है। अनुच्छेद 243 सी यह है पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 डी यह है पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था के लिए है। अनुच्छेद 243 ई पंचायतों का कार्यकाल है। अनुच्छेद 243 एफ पंचायतों के सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता है। अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियां और जिम्मेदारियां हैं। अनुच्छेद 243 एच पंचायतों के वित्तीय अधिकार। अनुच्छेद 243 आई राज्य वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 जे पंचायतों के लिए लेखा और लेखा परीक्षा। अनुच्छेद 243 के पंचायत चुनाव। अनुच्छेद 243 एल केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायतों का प्रावधान। अनुच्छेद 243 एम कुछ क्षेत्रों पर पंचायत प्रावधान लागू न होना। अनुच्छेद 243 एन पूर्ववर्ती कानूनों की निरंतरता। अनुच्छेद 243 ओ पंचायत चुनाव से संबंधित न्यायिक समीक्षा पर रोक। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। यहाँ से दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। भारत में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1992 में। यह 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ और संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ जोड़ा गया। तिहत्तरवें संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि। स्वतंत्रता के बाद पंचायतों को प्रभावी बनाने के लिए कई प्रयास किए गए। उन्नीस में बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। 1959 में राजस्थान नागौर पहला राज्य बना जहां पंचायती राज लागू किया गया। अधिक शक्तियां देने की सिफारिश की। 1989 में पिक के ठुंगन समिति और बाद में जीवी के राव समिति ने पंचायतों को स्वायत्त बनाने की आवश्यकता बताई। 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान। पंचायतों को 3 स्तरीय प्रणाली, ग्राम पंचायत यानी गांव स्तर पर, पंचायत समिति यानी ब्लॉक या तहसील स्तर पर, जिला परिषद यानी जिला स्तर पर। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद पहले करवा दिए ना आपको, तो दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। 243 ए से लेकर ओ तक है ना, वे अनुच्छेद देख लेना। तीसरा है 73वें संविधान संशोधन का महत्व है। संवैधानिक मान्यता। पंचायतों को स्थायित्व स्वायत्तता मिली। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण।
सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, आम जनता की भागीदारी बढ़ी। महिलाओं की भागीदारी, पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। पंचायती राज की प्रगति रिपोर्ट। भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए समय समय पर सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं ने इसकी प्रगति का मूल्यांकन किया है। 1993 में 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के बाद से पंचायती राज प्रणाली ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। पहली है पंचायती राज की संस्थागत मजबूती। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों कुछ अपवादों को छोड़कर 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली लागू हो चुकी है। प्रत्येक राज्य में निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत चुनाव करवाता है। राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्थापना हुई, जो हर 5 साल में पंचायतों के वित्तीय संस्थानों का मूल्यांकन करता है। ग्राम सभाओं की भूमिका मजबूत हुई, जिससे जनता की भागीदारी बढ़ी। पंचायती राज में महिलाओं और कमजोर वर्गों की भागीदारी। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया, जिससे उनकी भागीदारी बढ़ी। कई राज्यों में महिलाओं के लिए आरक्षण 50% तक कर दिया गया। एस सी एस टी वर्गों को भी आरक्षण मिलने से ग्रामीण नेतृत्व में विविधता आई। आर्थिक और प्रशासनिक सशक्तिकरण। राज्य सरकारों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कर वसूली, बजट प्रबंधन और विकास योजनाओं की भागीदारी के अधिकार दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं पंचायतों के माध्यम से लागू की जा रही हैं। 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को 29 विषयों पर कार्य करने का अधिकार दिया गया है। डी है पंचायत चुनाव और राजनीतिक जागरूकता। हर 5 साल में पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक कराए जा रहे हैं। ग्रामीण जनता की राजनीतिक जागरूकता बढ़ी, जिससे वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को अधिक गंभीरता से समझने लगे हैं। पंचायती राज के कारण गांवों में नए नेतृत्वकर्ता उभरे हैं, जो जमीनी स्तर पर प्रशासन को बेहतर बना रहे हैं। दूसरा है पंचायत राज की प्रमुख रिपोर्ट, जिनमें पहली है विभिन्न सरकारी और शोध संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट। राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान की रिपोर्ट। पंचायतों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देने की सिफारिश की गई। डिजिटल गवर्नेंस को अपनाने पर जोर दिया गया। पंचायतों को स्वायत्तता बढ़ाने के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल और डिजिटल प्लेटफॉर्म को मजबूत करने की सलाह दी गई। पंचायतों को स्वशासन और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। पंचायत राज को आधुनिक तकनीकी, मैपिंग, ऑनलाइन डेटा प्रबंधन जैसी सुविधाओं से जोड़ने की सलाह दी गई। पंचायतों के पास स्थिर राजस्व स्रोत सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई गई। तीसरा है संविधान समीक्षा आयोग की रिपोर्ट। पंचायती राज को प्रभावी बनाने के लिए कानूनी प्रावधानों को मजबूत करने की सिफारिश की गई। पंचायतों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए उपाय सुझाए गए। पंचायत राज प्रणाली की चुनौतियां। हालांकि पंचायतों ने काफ़ी प्रगति की है, फिर भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। पहली है वित्तीय निर्भरता। पंचायतें अभी भी राज्य सरकार की वित्तीय रूप पर निर्भर हैं। उनकी स्वतंत्रता सीमित हो गई है। शासन में पारदर्शिता की कमी है। कई पंचायतों में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक क्षमताएं देखने को मिलती हैं। शिक्षा और जागरूकता की कमी। ग्रामीण स्तर पर अभी भी पंचायत प्रतिनिधि प्रशासनिक कार्य और नीतियों को सही समझ नहीं रखते। चौथा है पंचायत राज को मजबूत बनाने के लिए सुझाव। पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए। पंचायतों को स्वतंत्र रूप से कर वसूलने, लोकल उद्योगों को बढ़ावा देने और विकास के लिए निजी निवेश आकर्षित करने का अधिकार मिले। निजी निवेश आकर्षित करने का अधिकार मिले। डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाए। पंचायतों में इस ई ग्राम, ऑनलाइन फंड मैनेजमेंट और जीपीएस आधारित निगरानी लागू हो। महिला नेतृत्व को अधिकार मजबूत किया जाए। महिलाओं को वास्तविक शक्ति देने के लिए सक्षम कानूनी प्रावधान किए जाएं। पंचायत को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
नियमित प्रशिक्षण और सेवाएं दी जाएं। पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासन, बजट प्रबंधन और कानूनी प्रक्रियाओं का उचित प्रशिक्षण दिया जाए। सुदूरवर्ती और पिछड़े क्षेत्रों में पंचायतों को अधिकार और स्वायत्तता दी जाए। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में पंचायतों को अधिक प्रशासनिक अधिकार मिले। अब कंक्लूजन देख लेते हैं, बाद में यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगी अपनी। पंचायती राज प्रणाली भारत में स्थानीय स्वशासन का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। 1993 के बाद महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और ग्रामीण विकास में इसका बड़ा योगदान रहा। हालांकि वित्तीय स्वतंत्रता, पारदर्शिता और डिजिटल तकनीकों के उपयोग को बढ़ाकर इससे प्रभावी बनाया जा सकता है। यदि पंचायतों को अधिक स्वायत्तता और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, तो यह ग्रामीण स्वराज के महात्मा गांधी के सपने को साकार कर सकती हैं। यूनिट 3 क्या है? ग्रामीण विकास प्रशासन, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए प्रशासन नियुक्त किया जाता है। उनके महत्व देखेंगे, उनकी कार्यप्रणाली देखेंगे। सबसे पहले तो ग्रामीण विकास प्रशासन का अर्थ है, उसका महत्व है और उसकी प्रक्रिया। बाद में ग्रामीण विकास एजेंसियाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए कौन कौन सी एजेंसियाँ काम करती हैं, ये देखेंगे। अर्थ देखते हैं, ग्रामीण विकास प्रशासन का अर्थ क्या है। ग्रामीण विकास प्रशासन वह प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से गांव के सामाजिक, आर्थिक, भौतिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई जाती हैं। उनका कार्यान्वयन किया जाता है, यानी संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, बुनियादी सुविधाओं का विकास और समग्र सामाजिक आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करना है। यानी कि इन योजनाओं के माध्यम से गरीबी को कम किया जाता है, रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, और जैसे सामान्य प्रॉब्लम होती हैं, सड़क और जल, इनको उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामीण विकास प्रशासन का महत्व, इसका महत्व क्या है? पहला है आर्थिक महत्व। इसमें है कृषि उत्पादक में वृद्धि। आधुनिक कृषि तकनीकों और योजनाओं के माध्यम से कृषि की उत्पादकता बढ़ती है, यानी उन्हें आधुनिक कृषि सिखाई जाएगी जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी। दूसरा है रोजगार सृजन। मनरेगा जैसी योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिलता है। तीसरा है ग्रामीण उद्योगों का विकास। कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है। फोर्थ है संतुलित क्षेत्रीय विकास। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास शहरीकरण के असंतुलन को कम करता है, यानी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं होगा तो लोग शहरों में जाएंगे, जिसके कारण वहाँ असंतुलन बनेगा। दूसरा है सामाजिक महत्व। गरीबी उन्मूलन। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीण गरीबों का जीवन स्तर सुधरता है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाएं चलाई जाएंगी तो वहाँ गरीबी उन्मूलन होगा, गरीबी दूर होगी। दूसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी। महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को स्वरोजगार योजना और स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाता है। ये ग्रामीण प्रशासन के महत्व हैं। फोर्थ है जाति व लिंग में समानता। प्रशासनिक योजनाओं से सभी वर्गों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। अब है बुनियादी ढांचे का विकास, यानी वहाँ कौन कौन सा विकास होगा भौतिक रूप से। पहला है सड़क और परिवहन। ग्रामीण सड़कों के निर्माण से बाजारों तक आसान पहुंच हो जाती है, यानी सड़कों के निर्माण से बाजारों तक पहुंचने का रास्ता एकदम सुव्यवस्थित हो सकता है। बिजली और जल आपूर्ति। गाँव में बिजली और पेयजल की उपलब्धता बढ़ती है। संचार सुविधाएं, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, डाक सेवाओं का विस्तार होता है। अब है इनके महत्व देख लिए, अब इनकी प्रशासन की प्रक्रिया देखते हैं, यानी ये कैसे काम करती हैं। पहला है नीति निर्माण। ये पहले नीति निर्माण करती है, यानी कानून बनाती हैं।
ग्रामीण विकासों की ज़रूरत का आकलन किया जाता है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों को क्या क्या ज़रूरत है उनका आकलन किया जाता है, पता लगाया जाता है। दूसरा है सरकार, पंचायत, एनजीओस और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी होती है। इनमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि क्षेत्रों में योजनाएं बनाई जाती हैं। नीति निर्माण के लिए कानून बना दिया, अब फिर बनाएंगे योजना बनाएंगे। दीर्घकालीन और अल्पकालीन योजनाएं बनाई जाती हैं। बजट निर्धारण और संसाधनों की व्यवस्था की जाती है। पंचायती राज संस्थाओं और प्रशासनिक इकाइयों की भागीदारी होती है। अब कानून भी बना लिया, योजना भी बना ली, अब इनका क्रियान्वयन किया जाएगा यानी लागू किया जाएगा। योजनाओं को जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्रामीण स्तर पर लागू किया जाता है, इनका क्रियान्वयन किया जाता है। सरकारी विभागों, एनजीओ यानी गैर सरकारी और ग्राम सभाओं की मदद से विकास कार्य किए जाते हैं। ग्रामीणों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। अब है निगरानी और मूल्यांकन। पहले अपने कानून बनाया, दूसरा अपनी योजना बनाई, तीसरी उनका कार्यान्वयन किया और चौथा है निगरानी करना, यानी कि वो सही से काम कर रही हैं नहीं कर रहे। मूल्यांकन करना, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है, यदि कोई समस्या होती है तो उसमें सुधार किया जाता है। निष्कर्षों के आधार पर भविष्य की योजनाओं को संशोधित किया जाता है, यानी जो निष्कर्ष निकलता है, अगर कमी निकलती है तो भविष्य में जो योजनाएं होंगी उनमें अधिक जोर दे सके। चौथा है ग्रामीण विकास प्रशासन में शामिल संस्थाएं। पहली संस्था है भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, यह प्रमुख नीतियां और योजनाएं बनाती है। दूसरी है राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, योजनाओं का कार्यान्वयन करता है, यानी योजनाओं को संचालित करता है। तीसरी है पंचायती राज संस्थाएं, गांवों में विकास कार्य को लागू करती है। फोर्थ है गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओस, जागरूकता अभियान चलाते हैं और सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करते हैं। फिफ्थ टॉपिक देख लेते हैं, ग्रामीण विकास प्रशासन से जुड़ी प्रमुख योजनाएं, जिनमें पहली है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। दूसरी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तीसरी है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। फोर्थ है प्रधानमंत्री आवास योजना। फिफ्थ है स्वच्छ भारत मिशन। निष्कर्ष और कंक्लूजन देख लेते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास के लिए। ग्रामीण विकास प्रशासन भारत के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी भारत का समग्र विकास होना चाहिए, उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके माध्यम से ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाया जाता है और उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाता है। यदि योजनाओं को सही ढंग से लागू किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा जैसी समस्याएं दूर हो सकती हैं। अब है अगला टॉपिक, दो टॉपिक थे, इनमें पहला देख लिया, अब दूसरा टॉपिक है ग्रामीण विकास एजेंसियां। इनका परिचय देख लेते हैं। ग्रामीण विकास एजेंसियां वे संस्थाएं होती हैं जो गांव के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता करती हैं। ये एजेंसियां सरकारी भी हो सकती हैं और गैर सरकारी यानी प्राइवेट भी हो सकती हैं, सहकारी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी हो सकती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। कृषि उन्नति, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना है। दूसरा है प्रमुख ग्रामीण विकास एजेंसियां, जिनमें पहली सरकारी ग्रामीण विकास एजेंसियां हैं, इन सरकार द्वारा चलाई गई। पहली है भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। यह मंत्रालय ग्रामीण विकास की नीतियां और योजनाएं बनाता है। इसके अंतर्गत दो प्रमुख विभाग होते हैं। पहला विभाग है ग्रामीण विकास विभाग, यह महात्मा गांधी नरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना
और अन्य योजनाएं चलाता है। इसका दूसरा भाग है भूमि संसाधन विभाग। यह भूमि सुधार और जल संरक्षण से जुड़ी योजनाएं संचालित करता है। दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज। यह एक स्वायत्तशासी संस्था यानी स्वतंत्र संस्था है जो ग्रामीण विकास से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है, ग्रामीण विकास की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करती है। तीसरी है राज्य ग्रामीण विकास एजेंसियां यानी स्टेट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज। ये एजेंसियां केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को राज्य स्तर पर लागू करने का कार्य करती है, यानी जो केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाती है उन्हें राज्य स्तर पर लागू करती है। इन एजेंसियों के माध्यम से ग्रामीण विकास की योजनाओं की निगरानी और इनका कार्यान्वयन किया जाता है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ये प्रत्येक जिले में ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को लागू करती हैं। DRDA केंद्र, राज्य और पंचायतों के बीच समन्वय बनाकर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करती हैं। ये जिला स्तर प्रणाली है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एरिया DRA, है ना। पांचवी है पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के माध्यम से ग्रामीण विकास की योजनाएं क्रियान्वित करता है। गांव स्तर पर विकास कार्यों की निगरानी और स्थानीय जरूरत के अनुसार योजनाओं का निर्माण करती है। सिक्स्थ है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये इसका शॉर्ट लिखा है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण योजनाएं चलाती है। ग्रामीण स्तर पर उन्हें ऋण प्रदान किया जाता है। जल संरक्षण, डेयरी विकास और कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया जाता है। इनके लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। सातवीं है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। यह संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देती है। किसानों को नई तकनीकी, उन्नत बीजों की कृषि की विधियाँ, आधुनिक कृषि की विधियाँ समझाई जाती हैं। अब है NGOs, सरकारी देख ली, अब गैर सरकारी यानी प्राइवेट देखेंगे। इनमें पहली है स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये ग्रामीण महिलाओं और कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य करती हैं। बैंक और सरकारी योजनाओं से छोटे ऋण दिलवाने में मदद करती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत SHGs को बढ़ावा देती हैं। सहकारी संस्थाएं, ये कृषि, दूध उत्पादन, हथकरघा यानी हस्तशिल्प उद्योग, कुटीर उद्योग आदि के लिए कार्य करती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के तहत इनका संचालन होता है। उदाहरण अमूल डेयरी, इफेको, करभक्को कृषि के लिए उर्वरक बनाती है, विशेष रूप से किसानों के लिए, जैसी संस्थाएं हैं। स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन यानी कि NGOs जो प्राइवेट है, और इंटरनेशनल एजेंसीज। कई NGOs ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण पर कार्य करते हैं। प्रमुख रूप से कौन से NGOs हैं जिनमें सेवा है, प्रयास है, विकास संस्थान आदि हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां देखते हैं। विश्व बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास परियोजनाएं लागू करता है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम करता है। यूनिसेफ बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। तीसरी है ग्रामीण विकास एजेंसियों की कार्यप्रणाली। ये कैसे कार्य करती है? ग्रामीण विकास एजेंसियां निम्नलिखित प्रक्रिया से कार्य करती हैं। यानी पहले तो ये योजना बनाती हैं, गांवों की आवश्यकता के आधार पर योजनाएं बनाई जाती हैं। दूसरा नीति निर्धारण और बजट आवंटन, यानी नीति कानून बनाई जाती है और बजट बांटा जाता है। योजनाओं को लागू करने के लिए बजट तय किया जाता है। तीसरा कार्यान्वयन, यानी कि उसको संचालित करना। सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां मिलकर योजनाओं को लागू करती हैं। फोर्थ है निगरानी और मूल्यांकन। योजनाओं की सफलता की समीक्षा की जाती है, कौन सी योजनाएं सफल हो रही हैं, कौन सी नहीं हो रही हैं और क्या उनमें अधिक सुधार किया जा सकता है। फोर्थ है ग्रामीण विकास एजेंसियों की चुनौतियां, यानी कि इनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहली, ग्रामीण विकास में एजेंसियों को अपर्याप्त वित्तीय संसाधन का सामना करना पड़ता है। कई योजनाओं के लिए पर्याप्त धन नहीं होता, जिसके कारण ये योजनाएं बंद भी करनी पड़ती हैं। भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन, योजनाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितता देखी जाती है। जन भागीदारी की कमी, लोगों में जागरूकता की कमी के कारण योजनाओं का लाभ सभी तक नहीं पहुंच पाता। लोगों को योजनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, जिसके कारण वो लाभ भी नहीं उठा पाते उन योजनाओं का। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, सड़कों, बिजली, पानी की सुविधाओं की कमी से विकास बाधित होता है। इन ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें और बिजली, पानी जैसी मूलभूत चीज़ें भी नहीं होती, जिसके कारण इन योजनाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिफ्थ है कर्मचारियों की कमी। कई बार योजनाओं को लागू करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं होते हैं। अब है इन एजेंसियों की सफलता के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। नीतियों में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, यानी कि इन एजेंसियों में, इन योजनाओं में स्थानीय लोगों को जोड़ा जाए, आधुनिक तकनीकों और डिजिटल सेवाओं का उपयोग किया जाए। फोर्थ है ग्रामीण विकास के लिए अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, यानी अधिक से अधिक धन और बजट बनाया जाए। फिफ्थ है पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अधिकार देना, यानी इन पंचायती राज योजनाओं को, व्यवस्थाओं को अधिक अधिकार दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष और कंक्लूजन, ग्रामीण विकास एजेंसियों गांवों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन संस्थाओं के प्रभावी कार्यान्वयन से ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। सरकार, सहकारी संस्थाएं और एनजीओस मिलकर यदि योजनाओं को सही तरीके से लागू करें तो गांव में गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन दूर किया जा सकता है। इन शिक्षा आएगी तो पिछड़े हुए लोग भी उभरेंगे, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, गांव में गरीबी दूर होगी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व और इसकी भूमिका, और राजस्थान की नई कृषि नीति। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्व, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व और भूमिका। राजस्थान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। राज्य का लगभग 65% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। हालांकि राजस्थान में कम वर्षा, शुष्क जलवायु और बंजर भूमि की अधिकता के कारण कृषि उत्पादन के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। फिर भी यह राज्य की आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि राजस्थान में अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन राजस्थान में वर्षा की कमी होने के कारण, यहाँ की शुष्क जलवायु और बंजर भूमि के होने के कारण कृषि के समक्ष बहुत सी चुनौतियां हैं।
राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व है। आजीविका का मुख्य स्रोत, यानी कि यह लाइवलीहुड है, लोगों का जीवन यापन का पहला स्रोत है ये कृषि। राजस्थान में लगभग 2/3 आबादी कृषि कार्यों पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही प्रमुख आजीविका का साधन है। दूसरा है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान, यानी कि कृषि से जुड़े जो उत्पाद हैं उनका योगदान। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग 25 से 30% है। कृषि आधारित उद्योग जैसे खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी उद्योग, कपास उद्योग राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। रोजगार सृजन, यानी कृषि के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलता है। कृषि के अलावा कृषि से जुड़े क्षेत्र जैसे डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, वानिकी, वन क्षेत्र लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। कृषि क्षेत्र छोटे और सीमांत किसानों के लिए आजीविका का प्रमुख स्रोत है। खाद्य सुरक्षा और उत्पादन, यानी इससे लोगों को फूड मिलता है और उत्पादन बढ़ता है उनका। राजस्थान गेहूं, जौ, बाजरा, चना, सरसों, मूंगफली, जीरा और ग्वार के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में कृषि उत्पादन से स्थानीय खाद्य जरूरतें पूरी हो जाती हैं, यानी लोगों को भोजन मिल जाता है। जो अनाज अतिरिक्त होता है वो अन्य राज्यों में निर्यात किया जाता है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। कृषि आधारित उद्योगों का विकास, यानी कृषि से जुड़े जो उद्योग हैं उनका विकास होता है, जिनमें कपास उद्योग, सरसों से तेल मिले, है ना, तेल उद्योग, चीनी मिल, तेल मिल, चीनी मिल और मसाला उद्योग कृषि उत्पादों पर निर्भर है। राजस्थान में मसालों जैसे जीरा, धनिया, सौंफ का बड़ा उत्पादन होता है, जिससे राज्यों का अच्छा राजस्व प्राप्त होता है। सहायक गतिविधियाँ, यानी कृषि से जुड़े जो व्यवसाय होते हैं वे भी ग्रोथ करते हैं कृषि के होने से, जिनमें कृषि के साथ पशुपालन, दुग्ध उत्पादन भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजस्थान देश में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है। अमूल और सरस डेयरी जैसी कंपनियां सक्रिय हैं। राजस्थान में ग्वार गम का सबसे अधिक उत्पादन होता है, जो निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब दूसरा है राजस्थान की कृषि की प्रमुख विशेषताएं। कृषि का योगदान देख लिया, अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां। राजस्थान में मरुस्थलीकरण और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। वर्षा असमान होती है। औसत वार्षिक वर्षा मात्र 450 मिमी है। 52% कृषि भूमि सिंचाई सुविधाओं से वंचित है, यानी राजस्थान की 100% में से 52% कृषि को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा, जिससे कृषि उत्पादन वर्षा पर निर्भर रहता है। इन सिंचाई से ज़्यादा वर्षा पर निर्भर होती है राजस्थान में कृषि। कृषि भूमि का आकार, राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 52% भाग कृषि योग्य भूमि है, यानी कि 52% भाग कृषि योग्य है राजस्थान का। पश्चिमी राजस्थान में रेतीली मिट्टी, मरुस्थल, जबकि पूर्वी राजस्थान में काली और दोमट मिट्टी पाई जाती है, जो उपजाऊ भूमि होती है। फसलों का वर्गीकरण, राजस्थान में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिनमें पहली है खरीफ की फसल, जिनमें बाजरा, मूंग, उड़द, सोयाबीन, ज्वार, ग्वार, कपास। दूसरी है रबी की फसल, जिनमें गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर, अलसी। तीसरी है जायद की फसल, जिसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, मूंग, सूरजमुखी। अब राजस्थान में कृषि की सिंचाई की स्थिति देख लेते हैं। राजस्थान की लगभग 48% कृषि भूमि सिंचित है, जबकि बाकी वर्षा पर निर्भर है। प्रमुख सिंचाई के स्रोत नहरें, कुएं, ट्यूबवेल और तालाब है। इंदिरा गांधी नहर पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। अब है कृषि में आधुनिक और सरकारी योजनाएं। राजस्थान सरकार ने कृषि में नवाचार और वैज्ञानिक पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं।
जिनमें मुख्य योजनाएं हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, राज्य किसान साथी पोर्टल, फसल बीमा। अब है राजस्थान की कृषि से संबंधित चुनौतियाँ। यानी राजस्थान में कृषि करने के लिए क्या क्या कौन कौन सी समस्याएं आती हैं जो कृषि को बहुत प्रभावित करती है। सबसे पहले तो जल की कमी है राजस्थान में, जिसके कारण कृषि बहुत प्रभावित है। हालांकि कृषि राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, फिर भी यह कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनमें है कम वर्षा या जल संकट। राजस्थान में बारिश की कमी और सूखा कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है। सिंचाई संसाधनों की कमी, राजस्थान का बड़ा भाग अभी भी वर्षा पर निर्भर है, जिससे कृषि अस्थिर बनी रहती है। वर्षा पर निर्भर होने के कारण जब वर्षा होती है तभी कृषि की जाती है। सिंचाई के साधन उपलब्ध न होने के कारण केवल एक वर्षा ही है जो कृषि पर असर डालती है। मिट्टी का कटाव और बंजर भूमि, मरुस्थलीकरण और मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट एक गंभीर समस्या है। राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसके कारण ये कृषि के समक्ष चुनौती है। परंपरागत कृषि पद्धतियाँ, किसान अभी भी पुराने तरीके अपनाते हैं जिससे उत्पादन कम होता है। यानी आधुनिक खेती का प्रचलन राजस्थान में अभी भी नहीं है। फसल हानि और विपणन समस्याएं, किसानों को फसल के उचित दाम नहीं मिलते, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर बनी रहती है। यानी कृषि के लिए जो कृषि का उत्पादन है उनके लिए उन्हें अधिक धन नहीं मिलता। अब है इन राजस्थान में कृषि विकास के लिए सुझाव। यानी कि अगर कृषि को विकास करना है तो कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए। सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जाए, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, जिससे जल की बचत होगी। जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग किया जाए, जिनमें स्टॉप डैम, चेक डैम और जोड़ निर्माण किया जाए। फसल विविधीकरण को अपनाया जाए, जिसमें किसान पारंपरिक फसलों के साथ औषधीय और नकदी फसलें भी उगाए। ऑर्गेनिक और स्मार्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए, जिनमें जैविक खेती, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाया जाए, जिससे उन्हें अधिक उत्पादन प्राप्त होगा, जो अर्थव्यवस्था और राजस्व में वृद्धि करेगा। कृषि बाजार और भंडार सुविधाएं विकसित की जाएं, किसानों को एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने की सुविधा मिले। सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए, किसानों को समूह में संगठित किया जाए ताकि वे बेहतर संसाधन प्राप्त कर सकें। यानी किसानों को एकजुट किया जाए। निष्कर्ष या कंक्लूजन, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन जलवायु परिस्थितियों, सिंचाई की कमी, परंपरागत खेती के कारण यह क्षेत्र कई समस्याओं का सामना कर रहा है। सरकार की नई कृषि नीतियों, जल संरक्षण योजनाओं और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से राजस्थान की कृषि को अधिक लाभदायक और टिकाऊ बनाया जा सकता है। यूनिट 4 का पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब यूनिट 4 का सेकंड टॉपिक यहाँ स्टार्ट हो जाता है, राजस्थान की नई कृषि नीति। कृषि नीति मतलब कृषि के लिए बनाया गया कानूनी और योजनाएं। राजस्थान सरकार ने राज्य में कृषि को अधिक उत्पादन, टिकाऊ और लाभकारी बनाने के लिए एक नई कृषि नीति लागू की है। इस नीति का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना, जल संरक्षण को बढ़ाना, जैविक खेती को बढ़ाना, तकनीकी उन्नयन करना और फसल विविधीकरण को अपनाना है। राजस्थान की नई कृषि नीति की आवश्यकता, यानी कि यह कृषि नीति किस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए बनाई गई है। राजस्थान में कृषि क्षेत्र कई चुनौतियों से जूझ रहा है, जिनमें जलवायु परिवर्तन और कम वर्षा, भूमि का बंजर होना और मरुस्थलीकरण, अत्यधिक पानी वाली फसलें जैसे गेहूं और धान पर निर्भरता, परंपरागत खेती के कारण कम उत्पादन, किसानों को बाजार का मूल्य न मिलना, जल और मृदा संरक्षण की कमी। नई कृषि नीति इन समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाई गई है, ताकि राज्य में कृषि को अधिक टिकाऊ बनाया जा सके और किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
अब नई कृषि नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है इसका किसानों की आय को दुगना करना, केंद्र सरकार के लक्ष्य के अनुरूप। यही केंद्र सरकार का भी लक्ष्य है। सूक्ष्म सिंचाई जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर को बढ़ावा देना, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना, जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। फिफ्थ है कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। सिक्स्थ है कृषि में नई तकनीकों डिजिटल खेती को लागू करना। सेवंथ है किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाना। एट्थ है कृषि और पशुपालन को एकत्रित कर किसानों की आय बढ़ाना, यानी कृषि प्लस पशुपालन दोनों से आय को बढ़ाना। नाइन्थ है राजस्थान की कृषि को जलवायु अनुरूप बनाना। टेंथ है खाद बीज उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना। ये इसके उद्देश्य हैं। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि इन उद्देश्य को ये कहाँ तक पूरी कर पाया है। पहला है जल संरक्षण और सिंचाई सुधार। राजस्थान में 90% कृषि वर्षा पर निर्भर है, इसलिए जल संरक्षण नीति लागू की गई है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को अनिवार्य रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जल बचाओ अभियान और वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम को मजबूत किया जाएगा। सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करने के लिए नई नहरें और जलाशय बनाए जाएंगे। और अगला है फसल विविधीकरण। अधिक पानी खर्च करने वाली फसलें जैसे गेहूं धान की बजाय कम पानी वाली फसलें जैसे बाजरा जौ दालें ग्वार जीरा मूंग सोयाबीन को बढ़ावा दिया जाएगा। नगदी फसलें यानी कैश क्रॉप्स जैसे मेहंदी गोल सौंफ मेथी ग्वार गम औषधीय फसलें और फूलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। सब्जियों की खेती की ओर प्रेरित किया जाएगा, क्योंकि इन खेतियों में बहुत पानी की कम खर्च होती है। अगला है जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। किसानों को रासायनिक खादों की बजाय जैविक खादों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राजस्थान जैविक खेती मिशन के तहत जैविक खेती के लिए अनुदान और प्रशिक्षण किया जाएगा। किसानों को गोबर खाद हरी खाद वर्मी कंपोस्ट जैसी जैविक तकनीकों के लिए सहायता मिलेगी। किसानों की आय में वृद्धि का प्रयास। एग्री प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसान कच्चे माल को प्रसंस्करण करके अधिक मुनाफा कमा सके। इसमें क्या होगा कि जो कच्चा माल है उसको संरक्षित किया जाएगा, वो खराब ना हो, इस पर ध्यान दिया जाएगा। कृषि आधारित उद्योग जैसे मसाला उद्योग दूध उत्पाद तेल मिल्स को सरकारी सहयोग मिलेगा। किसानों को बाजार तक सीधी पहुंच देने के लिए ई नाम पोर्टल और ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को मजबूत किया जाएगा। कृषि विपणन और भंडार सुविधा को विकास। किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिए मंडियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक फसलों को शामिल करने की योजना। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा ताकि किसान अपनी फसल को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकें। कृषि में तकनीकों का सुधार। ड्रोन तकनीक सेंसर बेस्ड खेती और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। किसानों को मोबाइल ऐप्स और पोर्टल के माध्यम से कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाएंगी। बीजों की गुणवत्ता सुधार। नई तकनीकों को अपनाने के लिए कृषि अनुसंधान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। किसानों को डिजिटल किया जाएगा, मोबाइल ऐप्स और पोर्टल के माध्यम से उन्हें जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। कृषि और पशुपालन का एकीकरण।
कृषि के साथ डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन और मछली पालन को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो। किसानों को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए अनुदान और ऋण सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। अगला है सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाना। राजस्थान में लागू प्रमुख योजनाएं, जिनमें पहली है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, राजस्थान जैविक खेती मिशन। अगला है राजस्थान की नई कृषि नीति के लाभ। मेरे को लगता है कि इससे एक क्वेश्चन आ सकता है बड़े वाला। किसानों की आय में वृद्धि होती है, कम पानी में अधिक उत्पादन संभव होगा, राज्य में कृषि की जलवायु को अनुकूल बनाया जाएगा, किसानों को जैविक खेती से अधिक लाभ मिलेगा, फसल विविधीकरण से नए बाजार विकसित होंगे, यानी नई नई फसल उगेगी तो नया नया उत्पाद बनेगा और नए नए बाजार में डेवलपमेंट होगा। डिजिटल खेती से उत्पादन में लागत कम होगी, यानी आधुनिक खेती से उत्पादन में लागत कम होगी। चुनौतियाँ और समाधान, एक साइड में चुनौतियाँ हैं कृषि से संबंधित और एक साइड उनका समाधान है। कम वर्षा और जल संकट के लिए ड्रिप सिंचाई और वर्षा जल संचयन किया जाना चाहिए, यानी ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाना चाहिए और वर्षा पर आधारित जो कृषि होती है उनको अधिक किया जाना चाहिए। किसानों की अशिक्षा और तकनीकों की ज्ञान की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं? कृषि प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना कर परंपरागत खेती की आदतें को कैसे दूर कर सकते हैं? आधुनिक तकनीकों का प्रचार करके। कृषि उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलना, इसके लिए क्या सुधार कर सकती है? ई नाम पोर्टल, कृषि मंडियों का विकास किया जाए। निष्कर्ष या कंक्लूजन, राजस्थान की नई कृषि नीति कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बनाई गई है। इसके अंतर्गत जल संरक्षण, फसल विविधीकरण, जैविक खेती, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके बाजार सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यदि इस नीति को सही ढंग से लागू किया गया तो राजस्थान की कृषि और अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हाँ डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 1, 2, 3, 4 सभी कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी।